का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। आदाब, मैं नीता सिंह हाजिर हूँ हिंदुस्तान की सोशियो कल्चरल और इन्वायरमेंटल इश्यूज पर खास प्रोग्राम लेकर। यह है इंडिया। हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में हम बात करेंगे भारतीय साक्ष्य अधिनियम की। जैसा कि आप सबको मालूम है, 1 जुलाई 2024 को 3 नए फौजदारी कवानीन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम नाफिज किए गए हैं, जो कि पूरी तरह से अंग्रेज़ी हुकूमत के दौर के इंडियन पिनल कोड, आईपीसी, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह ले चुके हैं। लेकिन आज हम सिर्फ भारतीय साक्ष्य अधिनियम को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे और इसको समझने के लिए, इस पर बात करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं 3 खास मेहमान। आइए आपको उनसे मिलवाते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं दिल्ली पुलिस के एसीपी रिटायर्ड राजेंद्र सिंह, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर अंकित चौधरी और आईआईएमएल यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर इन लॉ डॉक्टर गौरव कुमार। आज हम डिटेल में समझेंगे कि ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम क्या है। ये 3 नए फौजदारी कवानीन हैं जो कि नाफिज किए गए हैं 1 जुलाई 2024 से, और आज हम सिर्फ भारतीय साक्ष्य अधिनियम को डिटेल में समझने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर आपसे जानना चाहेंगे राजेंद्र जी, जो ये नया कानून आया है पुराने कानून से कितना अलग है, कितना बड़ा चेंज है? ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चेंजेस की गई हैं अभी, क्योंकि हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में बना था। कुछ 30 के करीब उसमें अमेंडमेंट्स हुए थे इतने सालों में, और उन्होंने, अंग्रेज़ों ने अपने खुद बनाया था, अपने आदमियों की कमेटी के थ्रू बनाया था, उसके डिस्कशन सब उन्होंने की थी, तो हमारा पार्टिसिपेशन उसमें ऑलमोस्ट नील था। अब बहुत सारे इसमें अमेंडमेंट्स भी नहीं हो पाए थे, और टेक्नोलॉजिकल एडवांस इतना ज़्यादा हमारा हो चुका था पिछले 70 सालों में कि जिसमें कि टेक्नोलॉजी काफ़ी आगे बढ़ चुकी थी, लेकिन एविडेंस जो है उसके साथ नहीं चल पा रहे थे। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ज़रूरत महसूस हो रही थी, और टाइमली जो है इनका ये अब चेंजेस करके ये नया हमारा जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो है 2023 हुआ है। खासकर मैं कहूँगा कि पुलिस एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, और सभी जो एजेंसी हैं इससे रिलेटेड हैं, चाहे विक्टिम है, चाहे अक्यूज्ड है, चाहे पुलिस है या जुडिशरी है, सभी को कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से इम्पैक्ट करेगा। खासकर मैं एज ए पुलिस ऑफिसर बताना चाहूँगा कि ये हमारे लिए जो भी चेंजेस इसमें की गई हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें की गई है। मैं अगर इसको बताऊँ कि ये टेक्नोलॉजी का एक ब्लूप्रिंट है जो इसमें दिया गया है, और इकोसिस्टम है, टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम है जो क्रिएट करता है एक ऐसा सिस्टम जिसमें कि बहुत ही ट्रांसपेरेंट, फेयर, इक्विटेबल एक जस्टिस डिलीवरी सिस्टम इसमें होगा। और जो हमारा ट्रेडिशनल सिस्टम पुलिस का था, जो बेसिकली विटनेस की डिपोजिशन पे ही सारा डिपेंड करता था, अब उसके अंदर, और अभी तक एडमिसिबल चीज़ें नहीं थी, रेलिवेंट ज़रूर थी बहुत ज़्यादा, हमारी जो डॉक्यूमेंट्स की जो डेफिनेशन थी उसमें भी डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को नहीं लिया गया था। लेकिन अब इसमें लेने से क्या होगा कि इसकी जो भी फ़ायदे हैं वो पुलिस को जो मौके पे ही जब सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर लेंगी, और साथ साथ कोर्ट में भी उन चीज़ों को एक्सपर्ट के सिग्नेचर्स के बाद दे दिया जाएगा, तो कम से कम पुलिस के ऊपर जो पुलिस ऑफिसर्स है, जो आईओ है, उस पर प्रेशर जो है कम हो जाएगा, और उसकी बायसनेस जो है, जो एलिगेशंस यूजुअली लगते रहते हैं समटाइम्स बाय द कंप्लेनेंट विक्टिम और समटाइम्स बाय द अक्यूज पर्सन, उसमें थोड़ा सा कमी आएगी, इजाफा आएगा। तो मैं समझता हूँ कि इसमें जो भी चेंजेस की गई हैं बहुत ही पॉजिटिव चेंजेस हैं, और उनका एक लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट होगा पॉलिसिंग पे, एरिया की पॉलिसिंग पे।
इन्वेस्टिगेशन का स्टैंडर्ड हमारा इम्प्रूव होगा और कन्विक्शंस भी इसके अंदर बाद में पड़ने के चांसेस ज़्यादा दिखाई देंगे। बिल्कुल, तमाम खूबियां आपने गिनाई हैं जो कि इस नए कानून में देखने को मिलेंगी। यहाँ पर आपसे अंकित समझना चाहेंगे कि क्या आपको दिखाई देते हैं कितने बड़े चेंजेस हैं। हम बात कर रहे हैं डिजिटल एरा में इस समय हम हैं, कितनी ज़रूरत इस लॉ की थी जो कि इसमें जो चीज़ें इंक्लूड की गई हैं, कितनी कमी थी उन चीज़ों की और कितना बड़ा चेंज देखने को मिल सकता है? जब 1872 में ये आया था उस समय दुनिया कुछ और थी, कंप्यूटर भी नहीं थे, इलेक्ट्रॉनिक्स भी नहीं थे, मोबाइल भी नहीं थे। आज के समय में खासकर 1994 के बाद जब से मोबाइल प्रचलन में आया है, टेलीफोन आए हैं, वॉइसमेल, ईमेल, अलग अलग तरह की डिजिटल चीज़ें आई हैं, तब से ये पाया गया है कि जो चीज़ें हम डेली यूज़ में काम ले रहे हैं, जो चीज़ें हम देख सकते हैं, हम उसको यकीन करते हैं, वो कोर्ट में उतनी एडमिसिबल नहीं थी क्योंकि कानून बहुत पुराने थे। दूसरे देशों में जैसे यूएस में 2006 में इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों को एक्सेप्ट किया जाने लगा, लेकिन भारत में क्योंकि एक्ट ही उस तरह का था और उस तरह के प्रोविजंस नहीं थे, उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, तो वो नहीं लिया गया। नए भारतीय साक्ष्य अधिनियम में इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें जैसे वॉइसमेल हुआ, ईमेल हुआ, सेमीकंडक्टर मेमोरी हुई, कहीं कोई डेटा स्टोरेज है, उन सबको एज ए एविडेंस, एज ए डॉक्यूमेंट अब क्लासिफाई किया गया है और एक्सेप्ट भी किया जाने लगा है जी। इसके साथ साथ कुछ ऐसे जैसे वर्बल स्टेटमेंट, पहले ये था कि आपको कोर्ट में जाकर कटघरे में खड़ा होकर बोलना पड़ेगा, तभी आप वो माना जाएगा कि आपने कुछ बयान दिया। अब अगर आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में, कैसेट में या वीडियो टेप में या किसी पेन ड्राइव में भी अपना वो ऑडियो रिकॉर्ड कर या वीडियो रिकॉर्ड कर देते हैं, तो वो भी अब नए अधिनियम के अनुसार एक्सेप्टेबल है। जी, डॉक्टर गौरव आपसे भी समझना चाहेंगे, यहाँ हमने बात की कि डिजिटल एरा है, उसके अकॉर्डिंगली जो एविडेंस है उसका रूप भी अब बदल जाएगा। अब आप जो डिजिटल एविडेंस भी यहाँ पर इस्तेमाल किया जाएगा, कितनी बड़ी ज़रूरत इसकी आपको महसूस हो रही थी, कितना बदलाव आप देखते हैं कि आने वाला है? अगर हम बात करें कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, तो उसके साथ पेस बनाने के लिए तो बहुत आवश्यक था कि हमारे एविडेंस एक्ट को भी क्या कहते हैं अपडेट किया जाए। तो जैसा कि अगर हम तुलना करें भारतीय न्याय संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, तो उसकी तुलना में तो इसमें चेंजेस कम किए गए हैं, लेकिन जो भी चेंजेस किए गए हैं वो बहुत महत्वपूर्ण किए गए हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चेंजेस अगर हम कहें तो इसका एक तो थोड़ा सा रिस्ट्रक्चर किया गया पूरे एक्ट को। पहले जैसे यहाँ पे 3 पार्ट थे, अब 4 पार्ट कर दिए गए हैं। 11 चैप्टर की बजाय 12 चैप्टर कर दिए गए हैं और इसमें टोटल पहले 160 सेक्शंस थे जो अब 167 सेक्शन थे जो अब 170 कर दिए गए हैं। मुख्य चेंजेस इसमें जो किए गए हैं वो है, सबसे पहले प्रियम्बल की बात करें तो इसमें एक उद्देश्य दिया गया कि एविडेंस एक्ट का काम केवल उसे कंसोलिडेट और अमेंड करना नहीं, बल्कि टू एंश्योर फेयर ट्रायल, जिससे न्याय हो सके। दूसरा, जिससे कि सारे पूरे देश में एक यूनिफॉर्म प्रोसीडिंग्स हो, इसलिए पहले ये कुछ कोर्ट मार्शल्स पर अप्लाई नहीं होता था, लेकिन अब ये यूनिफॉर्मली हर कोर्ट मार्शल पर अप्लाई होगा, चाहे वो नेवी एक्ट हो, आर्मी एक्ट हो या एयरफोर्स एक्ट, तो सब पर ये अप्लाई होगा। जो मुख्य जो और चेंज किया गया, जो डेफिनेशन क्लॉज में सेक्शन 2 क्लॉज 1D में डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन में अब क्लियरली उसमें डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन में इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड को भी ऐड किया गया है। दैट मीन्स दे आर ऑल्सो डॉक्यूमेंट एंड कैन बी प्रोड्यूस एज डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। साथ ही इसमें एक 6th इलस्ट्रेशन ऐड की गई है, जिसमें क्लियरली अब लिखा गया है कि कोई भी आपका ईमेल हो, व्हाट्सएप चैट हो या पिक्चर हो, इवन लोकेशन एविडेंस या वॉइस मैसेज हो, दे कैन बी प्रोड्यूस एज एविडेंस। फिर 2 क्लॉज 1 क्लॉज E में एविडेंस की डेफिनेशन में क्लियरली लिखा है कि जो ओरल एविडेंस है उसको भी अब इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, ऑडियो विजुअल माध्यम से लिया जा सकता है। इसका मतलब कोई विटनेस जो या एक्सपर्ट हो या एक्यूज हो या विक्टिम है जो कोर्ट आने में सक्षम नहीं है और ऐसी परिस्थिति है, तो उसे हम ऑडियो विजुअल एड से भी गवाही दिलवा सकते हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चेंज है। जी, तो हमने अभी जाना कि कितनी खूबियां इसमें हैं और क्या इम्पॉर्टेंट चेंजेस इसमें किए गए हैं। राजन जी, अब आपसे यहाँ पर समझना चाहेंगे कि तमाम खूबियां हैं और डिजिटल एरा है, तो डिजिटल प्लेटफॉर्म को यूज़ करने की, इंट्रोड्यूस करने की और टेक्नोलॉजी को यूज़ करने की यहाँ कोशिश की गई है, लेकिन इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, किस तरह का इम्पैक्ट और कहाँ कहाँ हमको देखने को मिल सकता है इन चेंजेस के बाद? हाँ, बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। खासकर मैं पुलिस के बारे में अगर कहूँ तो अभी जो चेंजेस आई हैं, हम ई बयान और ई अपीयरेंस की एक ये इरा है
कि हम बयान इलेक्ट्रॉनिकली ले सकते हैं। अभी तक हम कागज़ पर रिकॉर्ड करते थे या ओरली उसको जो है रिकॉर्ड करते थे डॉक्यूमेंट्स की शेप में, ओरल जो है बयान माने जाते थे। अब वो हम इलेक्ट्रॉनिकली भी अगर किसी का बयान रिकॉर्ड करते हैं तो वो भी एडमिसिबल है लॉ में। इसके अलावा ई अपीयरेंस का भी है, विक्टिम है, अक्यूज्ड है, एक्सपर्ट्स हैं, सभी जो है अब ई अपीयरेंस के थ्रू अपनी स्टेटमेंट जो है ट्रायल के टाइम पे रिकॉर्ड करा सकते हैं, वो भी उसमें एडमिसिबल होंगी। तो इससे हमारा काफ़ी वक्त जो है, जो ज़्यादातर पुलिस जो कोर्ट में रहती थी, अगर डेजिग्नेटेड पुलिस स्टेशन को बना दिया जाएगा या किसी एसीपी या डीसीपी ऑफिस को बना दिया जाएगा तो बहुत सारे आदमी जो एविडेंस देने के लिए काफ़ी टाइम कंज्यूम होता था वो वहाँ पर जो है रह पाएंगे और अपना काम भी कर पाएंगे, एविडेंस का भी प्रोसेस में साथ दे पाएंगे। इसके अलावा इसमें हैश वैल्यू और जो है अपनी ये चीज़ें ऐड करने से, एक्सपर्ट का इन्वॉल्वमेंट होने से खासकर जो अथेंटिसिटी है डिजिटल डॉक्यूमेंट्स की, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स की, वो बढ़ जाएगी। और जो 63(4) जो हमारा सर्टिफिकेट्स है जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस में दिया जाता है, उसके साथ लगने से उसकी जो कोर्ट जो है उसको अच्छी तरह से एक्सेप्ट कर लेगा। दूसरी और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इसमें की गई है, जैसे कि प्राइमरी एविडेंस है। अभी तक क्या था कि 2000 का जो आईटी एक्ट हमारा बना था या 2009 में जो चेंजेस हुए थे उसमें कभी भी ये इस डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो है इसको शामिल नहीं किया गया था। तो अब डॉक्यूमेंट्स में शामिल करने की वजह से क्या हुआ कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स जो पैरिटी पे ला दिया, जो डॉक्यूमेंट्स कागज़ पेपर डॉक्यूमेंट्स थे, अब वो इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल डॉक्यूमेंट्स भी उसकी पैरिटी पे हैं और फर्स्ट टाइम उसको एडमिसिबल, सभी डॉक्यूमेंट्स को एडमिसिबल मान लिया गया है और ये कोर्ट इसको इसमें फ़ायदा मिलेगा। और सेकेंडरी जो एविडेंस जो लिए जाएंगे उसको भी डिटेल्स में जो है उसमें इसमें समझाया गया है। और ना केवल कंप्यूटर बल्कि सेल फोन और उससे रिलेटेड और कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं वो भी इसके अंदर इंक्लूड की गई हैं। और ये है कि जो सेकेंडरी एविडेंस की डेफिनेशन है, जिसमें कि हम थोड़ा सा कई बार रह जाते थे कि डिफेंस अगर उसमें एडमिशन, ओरल एडमिशन करता है या रिटर्न एडमिशन करता है या कोई सीए वगैरह बहुत सारे बुक्स हैं, कॉपी हैं किसी कंपनी की, वो नहीं दे पाते हैं उसका एविडेंस, तो सीए का जो एक्सपर्ट, स्किल्ड जो एक्सपर्ट है उसकी ओपिनियन को भी लिया जाएगा। इसमें पुलिस के लिए खासकर बहुत इंपॉर्टेंट सी एक चीज़ है कि अभी तक हम एक्सपर्ट जो है आर्ट है, फॉरेन लॉ में है या बहुत ही फिंगर प्रिंटिंग है, उसी तक सीमित था। लेकिन अब जो है एनी अदर फील्ड लिखने की वजह से और फील्ड्स में भी अब एक्सपर्ट की ओपिनियन को इसमें लिया जा पाएगा। तो मैं समझता हूँ कि काफ़ी अच्छा कुछ इसमें यह है कि इंडियनाइजेशन भी इसका किया है कि बहुत सारे ऐसे वर्ड्स थे जो ब्रिटिश उससे रिलेटेड थे, जो इररिलेवेंट थे, जिनका होना, जैसे जूरिस्ट का सिस्टम था उसको हटा दिया और बहुत सारी ऐसी चेंजेस की गई हैं। इंडिया बना, क्योंकि डिजिटल एविडेंस जो भी है उनकी वे कोई बाउंड्री लेस सिस्टम है उनका, वो कहीं से भी क्राइम किया जा सकता है, तो उसको जो है इंटरनेशनलाइज जो है सिस्टम में कर दिया गया। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इसमें की गई हैं जो पुलिस के लिहाज से, मेरे ख्याल में सभी के लिहाज से, प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी के लिहाज से काफ़ी रिलायबल रहेंगी और अच्छी रहेंगी। जी बिल्कुल, जैसे कि आप कह रहे हैं मॉडर्न लॉ को काफ़ी मॉडर्नाइज किया गया है, यट इंडियनाइज्ड भी है, जैसा कि आप कह रहे हैं। अंकित जी, आपसे यहाँ पर समझना चाहेंगे कि हम यहाँ जानने की कोशिश कर रहे हैं जो इतना बड़ा बदलाव किया गया है, कोशिश ये की जा रही है कि जो पनिशमेंट है उसको चेंज करके अब जस्टिस का शिफ्ट देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो ये शिफ्ट किया गया है, जो ये चेंजेस किए गए हैं, किस किस लेवल पर कन्वीनियंस या फिर एफिशिएंसी देखने को मिलेगी इस बदलाव के बाद? जो प्रोसिक्यूशन है, जो लॉयर्स हैं, उनकी तरफ से या उनके जो काम करने का तरीका है वो काफ़ी एफिशिएंट हो जाएगा। और जैसा अभी राजेंद्र जी ने बताया कि जो पुलिस है उसका काम भी काफ़ी आसान हो जाएगा, क्योंकि पहले ऐसे डॉक्यूमेंट हमें खोजने पड़ते थे जो हम प्राइमरी एविडेंस ही प्रस्तुत कर सकते थे। लेकिन अभी जो नई टेक्नोलॉजी के लिहाज से जो नए एविडेंस हम प्रस्तुत कर सकते हैं वो इस काम को काफ़ी आसान कर सकते हैं। इसके साथ ही कुछ ऐसी जगह हैं, मान लीजिए एविडेंस हमारे पास किसी और कंट्री से आया और जिसको हमने खुद से प्रोक्योर नहीं किया है लेकिन किसी ने हमें भेज दिया, उसको भी हम अभी दिखा सकते हैं। अगर कोई नहीं आ पा रहा है कोर्ट में और हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से या किसी और जरिए से उसका ऑडियो ले पा रहे हैं या उसको हम इंट्रोगेट कर पा रहे हैं, तो काफ़ी एफिशिएंसी हर
प्लेयर के हिसाब से हर जो उसमें स्टेक होल्डर हैं, चाहे लॉयर हों, चाहे जजेस हों, या इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हो, या पिटिशनर हो, या रेस्पोंडेंट हो, कोई भी उसमें उसके हिसाब से बड़ा आसान हो जाएगा चीज़ों को प्रस्तुत करना, और इसके साथ साथ जो एफिशिएंसी है वो भी बढ़ जाएगी। इसी के साथ साथ थोड़ा सा हमें ये भी देखना पड़ेगा कि जैसे अगर आप कुछ टूल देते हैं जो एफिशिएंसी बढ़ाते हैं, तो वो टूल कहीं मिसयूज़ ना हो जाएं, उसका भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। बिल्कुल। काफ़ी जगह ऐसा होता है, जैसे यूएस का एग्जांपल लें कि हर चीज़ में एक एक्सपर्ट विटनेस आता है कि कोई चीज़ आपने टैंपर्ड तो नहीं की है, या एक सर्टिफिकेट दिया जाता है उसके साथ ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, उसका एक एक्सप्लेनेशन एक्सपर्ट से मांगा जाता है। वहाँ ये प्रोसीजर है, या ये मान लीजिए पब्लिक में ट्रस्ट है कि आदमी अगर बोलेगा तो वो सच ही बोलेगा, कोर्ट में भी और एज ए विटनेस भी, या जो स्टेटमेंट देगा। लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है, या ऐसा हो सकता है कि जो चीज़ फोर्स की गई हो या टेम्पर्ड की गई हो, उसके आधार पर भी प्रोसिक्यूशन चल सकता है। तो उन चीज़ों के लिए जब हमने इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों को ऐड कर लिया है एज प्राइमरी एविडेंस या प्राइमरी डॉक्यूमेंट, उसके लिहाज में हमें काफ़ी केयरफुल रहना पड़ेगा, खासकर जजेस को, कि वो देखें कि चीज़ें जो प्रस्तुत की जा रही हैं और जो एक्सपर्ट आ रहे हैं, एक से ज़्यादा एक्सपर्ट की ओपिनियन भी ली जा सकती है, सेकंड ओपिनियन भी ली जा सकती है, वो चीज़ें सही हों। जी बिल्कुल, आपने बताया कि चैलेंजेस की भी हम बात करेंगे कि क्या चैलेंजेस इसमें हो सकते हैं। कुछ नई चीज़ आती है तो उसके साथ चैलेंजेस भी आते हैं। यहाँ पर डॉक्टर गौरव आपसे समझना चाहेंगे कि एफिशिएंसी बढ़ेगी इस नए लॉ के आने के बाद, पुलिस महकमे का काम काफ़ी आसान हो जाएगा, वकीलों के लिए काफ़ी आसानी हो जाएगी, लेकिन एक हम लेमैन लैंग्वेज से समझना चाहें आम आदमी के लिए, जाहिर सी बात है कि अब जल्दी सारे जो केसेस होंगे वो उनमें जस्टिस जल्दी होगा, उसके जल्दी फैसले लिए जा सकेंगे, और क्या कुछ है उनके लिए, अगर हम आम आदमी के लिए बात करें तो उनके समझने के लिए आप उनको कैसे समझाएंगे? अगर हम आज के टाइम में देखें, या पहले भी, इसके आने से पहले भी, आज जो भी केसेस आप देखें, चाहे मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट हो, चाहे मतलब सिविल या क्रिमिनल, सब में आजकल इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस इन्वॉल्व होता है, चाहे वो व्हाट्सएप चैट हो, चाहे फ़ोटो हो, वीडियो हो, चाहे आपका ईमेल हो, या तो वो होते ही हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि वो कैसे एडमिसिबल हो, उनकी क्रेडिबिलिटी कैसे जाँच की जाए कि वो जेन्युइन है या नहीं। इससे पहले भी जो प्रावधान थे 65A और B, उन्हीं को अब और रिफाइन किया गया है, बेटर किया गया है। खासकर सेक्शन 57 जो प्राइमरी एविडेंस है, उसमें 4 नई एक्सप्लेनेशन ऐड की गई हैं, 4, 5, 6, 7, जिसमें क्लियरली मेंशन किया गया कि अब इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल रिकॉर्ड्स को विल बी कंसिडर्ड एज प्राइमरी एविडेंस। अगर वो अनडिस्प्यूटेड हैं और जेन्युइन है तो दे विल बी कंसिडर्ड एज प्राइमरी एविडेंस। खासकर और सेक्शन 63 में जब हम इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस कोई प्रस्तुत करते हैं तो उसके साथ हमें एक सर्टिफिकेट देना पड़ता है। तो अब सर्टिफिकेट को जो है उन्होंने एक शेड्यूल लास्ट में ऐड किया है, जिसमें 2 पार्ट हैं, पार्ट ए और बी। पार्ट ए जो पार्टी भरेगी और पार्ट बी जो उसका एक्सपर्ट भरेगा। तो उसमें जो भी आप इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि ये बहुत आवश्यक है कि वो जेन्युइन है या नहीं, और ये बहुत इजी है उसे टेम्पर करना, एडिट करना या मैनिपुलेट करना, तो उसकी जांच करना बहुत आवश्यक है। उसी के लिए जो सर्टिफिकेट है उसमें हमें सारी डिटेल्स भरनी पड़ती हैं कि उस एविडेंस या उस डॉक्यूमेंट जो भी है आपकी फाइल, उसका सोर्स क्या है वो, और उसका नेचर क्या है, प्लस वो किस डिवाइस से आपने ली है, जिस डिवाइस से ली है वो सुचारू रूप से काम कर रही थी और उसे कोई टेम्पर तो नहीं किया गया है। और उसमें एक हम ऐसे समझ सकते हैं आम आदमी की भाषा में कि हर एक जो भी इलेक्ट्रॉनिक डेटा या ये एविडेंस है उसकी एक हैश वैल्यू हम निकालते हैं। हैश वैल्यू मतलब एक यूनिक कोड होता है, जैसे पासवर्ड है ऑफ नंबर्स एंड अल्फ़ाबेट्स का कॉम्बिनेशन। तो हैश वैल्यू हम एक गिवन एल्गोरिथम से उसकी हैश वैल्यू निकालते हैं, जैसे जो मेंशन भी SHA-1, SHA-256 एंड MD5 या अदर कोई लीगली एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड है, जैसे MD2 अगर कोई एक्सेप्टेबल है, 3 ऑलरेडी उसमें फॉर्म में मेंशन है। तो उस एल्गोरिथम से हम उसकी हैश वैल्यू निकालेंगे। तो एक जो भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस या फाइल होगी उसकी हैश वैल्यू हमेशा यूनिक होगी। तो अगर कोई बाद में एक फेक डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करता है और या एडिटेड है या वो किसी ऐप से आपने उसे डीप फेक टेक्नोलॉजी है, आजकल AI है, तो जब हम दूसरे डॉक्यूमेंट की हैश वैल्यू निकालेंगे तो वो डिफरेंट आएगी। तो उस चीज़ से हम कंपेयर कर सकते हैं कि वेदर बोथ द डॉक्यूमेंट्स आर सेम या सेकेंड वाला फेक है या जेन्युइन। तो ये बहुत आवश्यक है, अगर क्योंकि आजकल इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस इनएविटेबल है हर केस में, तो इसलिए अगर जस्टिस करना है तो ये बहुत आवश्यक है कि हर इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की सुचारू रूप से जांच की जाए कि वेदर वो जेन्युइन है या नहीं।
बिल्कुल। तो कन्वीनियंस तो होगी, लेकिन चैलेंजेस भी होंगे। चैलेंजेस किस तरह के होंगे, क्या हम उसके लिए कितने तैयार हैं, इस पर जानने की कोशिश करते हैं। आप क्या कहेंगे राजेंद्र जी, किस तरह के चैलेंजेस आपको दिखाई देते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि चैलेंजेस पे ही डिपेंड करता है कि कितना सक्सेसफुल रहेगा आगे चल के ये एक्ट अधिनियम। चैलेंजेस के लिहाज से, क्योंकि पुलिस जो है अभी तक हमारा विटनेस बेस्ड सिस्टम बहुत ज़्यादा था और डॉक्यूमेंट बेस्ड सिस्टम था। अभी क्योंकि डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस बहुत ज़्यादा इसमें आ गए हैं, हर स्टेज पे उनका यूज़ है, तो अल्टीमेटली सेल फोन है, कंप्यूटर है, अभी जैसे बताया मेटा डाटा है, हैश वैल्यूज़ हैं, या जो बहुत ही टेक्निकल चीज़ें हैं वो अभी इसमें इन्वॉल्व हो चुकी हैं। अब जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, जो ग्राउंड लेवल पे पुलिस ऑफिसर्स हैं, कांस्टेबल है, हेड कांस्टेबल है, या इवन जो भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हेड कांस्टेबल या एएसआई रैंक के हैं, वो बहुत ज़्यादा अभी टेक्नोलॉजिकली इस मामले में एडवांस नहीं है। पुराने कई साल की सर्विसेज हो चुके हैं, तो पुराने सिस्टम से हैं, तो उनको एक तो ट्रेनिंग लेने में और ग्राउंड पे उसको इम्प्लीमेंट करने में, एग्जीक्यूट करने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। हो सकता है 3-4 महीने की जो चैलेंजेस हैं हमारे लिए, कि वो ई सक्सेस के ऊपर उसको कैसे डालेंगे, या जो जुडिशियल सिस्टम है उससे कैसे उसको कनेक्ट करेंगे, या जो सारी चीज़ें मौके से लेके हम जा रहे हैं 105 में 165 जो है उसके अंदर BNSS के अंदर, तो वो जितने भी वीडियोग्राफी या जो भी हम एविडेंसेस कलेक्ट कर रहे हैं उसको कैसे ट्रांसफ़र करेंगे, कितने हैंड्स उसमें चेंज होंगे, ये सारी, और कोई कंटेम्पोरेनियस जो है सर्टिफिकेशन की क्या ज़रूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, और वो क्लीनली जो है वो कोर्ट के पहुंच जाएं। तो ये एक टेक्निकल सी चीज़ें हैं जिस पे कि SOP वगैरह बिल्कुल तैयार हो गए, पुलिस पूरी तरह से तैयार है, बहुत अच्छी तरह से ट्रेनिंग कराई जा रही है अभी, और उनको अब जैसे एक्सपर्ट का भी स्टेट सर्टिफिकेट्स वगैरह 65 इसमें SHO भी दे सकते हैं, या कोई और सीनियर ऑफिसर दे सकते हैं, या जो भी वहाँ एक्सपर्ट ऑलरेडी वहाँ मौके पर मौजूद है वो भी दे सकते हैं। तो उनको भी वो सारी की सारी चीज़ें, जैसे कि जितने भी सॉफ्टवेयर हैं उनसे परिचित होना पड़ेगा। भाई यही एक, क्योंकि जब टेक्नोलॉजी आती है तो उसके लिए आप उतना ही इक्वली उसका नो हाउ भी उसका जानना बहुत ज़रूरी है, और पुलिस के ग्राउंड लेवल के ऑफिसर्स को बस उस ढंग से ट्रेन किया जाएगा। मुझे लगता है कि नेक्स्ट 6 मंथ्स में बहुत ही स्ट्रीमलाइन हो जाएगा प्रोसेस, और ये जो बेसिक चैलेंज है इस टाइम खासकर साक्ष्य अधिनियम के अंदर, इसमें काफ़ी सुधार आने का चांसेस हैं। इनिशियल थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, उसके बाद धीरे धीरे करके सब स्मूथ हो जाएगा, क्योंकि चीज़ें नई हैं, कुछ ट्रेनिंग की भी ज़रूरत पड़ सकती है। यहाँ पर अंकित जी आपसे समझना चाहेंगे, जैसे कि आपने पहले भी एक चैलेंज बोला कि टेम्परिंग ऑफ एविडेंस पॉसिबल है, यहाँ पे एक और चैलेंज निकल के आया कि थोड़ी ट्रेनिंग की ज़रूरत होगी, वो लेकिन जल्दी ही ठीक हो जाएगा चीज़ें। जैसे और क्या चैलेंजेस आपको दिखाई देते हैं? जो एविडेंसेस होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस, पेपर की तरह उसकी भी एक लाइफ टाइम होती है। तो मान लीजिए कोई कोर्ट केस 20 साल चल रहा है, तो पेपर क्या होता है, पीला पड़ जाता है, कोई चूहा काट कुतर भी सकता है, कुछ इंक भी कभी कभी जैसे कोई पेंसिल से लिखा हुआ है वो गायब हो जाता है, पेंसिल ग्रेनाइट उड़ जाता है। तो इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो हैं, इलेक्ट्रॉनिक डेटा जो है उसका भी एक लाइफ होता है। ऐसा नहीं है कि हमने कुछ डेटा रख दिया वो अनंत काल के लिए सुरक्षित रहेगा। तो हमें बार बार ये देखना पड़ेगा कि जो हमारा CD में हमने सेव किया है या पेन ड्राइव में सेव किया है, या हमने कहीं वॉइस मेल किसी सर्वर पर वॉइस मेल है, वो कितने ड्यूरेशन के लिए वैलिड है। अगर हमारा डेटा हम किसी जैसे इलेक्ट्रॉनिक कंटेंट है तो कहीं क्लाउड पर सेव करें, तो अगर क्लाउड हैक हो जाए या क्लाउड फॉर्मेट हो जाए किसी की गलती से या जानबूझकर, तो सारा डेटा गायब हो सकता है। और अगर हमारा सब कुछ सुरक्षित है नेचुरल हजार्ड से और बाकी चीज़ों से, तब भी उसकी एक लाइफ टाइम होती है। तो जो कोर्ट केस लंबे चलते हैं उसकी वजह से वो डेटा अगर ख़राब हो जाता है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा, तो सारे एविडेंस अपने आप ही गायब हो जाएंगे। ये एक बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। तो जिस डिवाइस पर या जिस सेमीकंडक्टर मेमोरी पर हम स्टोर कर रहे हैं वो हमें देखना पड़ेगा कि उसकी लाइफ कितनी है, वो कितना ड्यूरेबल है। अगर हम उस जैसे एक जगह से दूसरी जगह हमें ले जाना पड़ेगा, हमें माल खाने से कोर्ट तक एविडेंस ले जाने पड़ेंगे, उसको हमें बस में या कार में ले जाने पड़ेंगे। अगर उस पर स्क्रैच आ जाते हैं या झटका लग जाता है तो ब्रेक तो नहीं हो गया है और स्टिल एक्सेसिबल इन मशीन कि वो चलेगा या नहीं चलेगा, ये सारे हमें देखना पड़ेगा। पानी से बचाना पड़ेगा, मॉइस्चर से बचाना पड़ेगा, वो सारी चीज़ें हमें देखना पड़ेगा।
तो काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो सिस्टम में बदलाव आएगी। दिल्ली पुलिस ने, बम्बई पुलिस ने और काफ़ी जगह साइबर सेल की लैब्स बनी हैं, काफ़ी अच्छी वेरी न्यूली इक्विप्ड लैब बनी है और बहुत अच्छी ट्रेनिंग चल रही है सब जगह, और काफ़ी ज़्यादा इन चीज़ों पर ध्यान दिया जा रहा है। लेकिन अब क्योंकि ये कोर्ट की तरफ से कोर्ट में भी एडमिसिबल होगा, तो वो सारी चीज़ें हमें लॉन्ग रन के लिए प्रिजर्व करनी भी पड़ेंगी। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर जो नए चेंजेस हुए हैं उसकी वजह से, जो बदलाव आ रहे हैं उसकी वजह से ट्रेनिंग की ज़रूरत होगी, साथ में फॉरेंसिक लैब्स, साइबर लैब्स की भी ज़रूरत होगी। ये भी देखना होगा कि जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस हैं उनका रख रखाव कैसे किया जाए। तमाम चैलेंजेस हैं जो कि बदलाव के साथ अपने आप धीरे धीरे उनमें भी तब्दीलियाँ आएंगी। आप क्या कहते हैं डॉक्टर गौरव, आपको किस तरह के चैलेंजेस यहाँ पर नज़र आते हैं जो बदलाव हुए हैं? नया कानून आया है IAS से, अभी हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो हमारा आया है, जो नए चेंजेस इसमें इनकॉर्पोरेट किए गए हैं, किस तरह के चैलेंजेस आपको दिखाई देते हैं? जैसा कि मेरे पैनलिस्ट ने अभी मेंशन किया कि सबसे वन ऑफ द मेन चैलेंज तो यही है कि जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस कोर्ट में सबमिट होगा या पुलिस कस्टडी में है, तो वो थ्रू आउट जब तक केस चलता है वो प्रॉपर कस्टडी में रहे, जिसमें उसके टेम्परिंग या उसके मतलब डिस्ट्रॉय होने के या हैम्पर होने के चांसेस मिनिमाइज हों। दूसरा चैलेंज जैसे कि हम कह रहे हैं कि अब गवाही ओरल एविडेंस हम इलेक्ट्रॉनिकली भी ले सकते हैं, तो क्या हर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ये फैसिलिटीज़ हैं कि प्रॉपर सुचारू रूप से नेटवर्क हो, ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधाएं उपलब्ध हैं या नहीं है? और तीसरा, जैसे अब हर जगह हमें एक्सपर्ट चाहिए, खासकर फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स हीनियस ऑफेंसेस में, तो क्या हमारे पास इतने एक्सपर्ट्स हैं? वी नीड मोर ट्रेनिंग ऑफ एक्सपर्ट्स। और जैसे देश में नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी है, दिल्ली में भी रोहिणी कैंपस है, तो वहाँ पे वी नीड मोर ट्रेनिंग ऑफ ऑफिशियल्स, पुलिस ऑफिशियल्स एंड द एक्सपर्ट्स ऑल्सो, जिससे हर केस की जो मतलब जो केसेस की रिक्वायरमेंट है उसमें हम एक्सपर्ट्स प्रोवाइड कर सकें। जी, तो अभी काफ़ी काम किया जाना बाकी है और कोशिश ये की जा रही है कि चीज़ों को बहुत ही कन्वीनियंट बनाया जाए और एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, इससे फैसले जल्दी आएंगे। हमारे तीनों पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। यहाँ पर राजेंद्र जी, आपसे समझना चाहेंगे कि अगर हम तीनों फौजदारी कवानीन की बात करें जो बदलाव किए गए हैं, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की बात करें, पहले कॉलोनियल लॉज थे वो चल रहे थे और अब तक चले आ रहे थे, कितनी बड़ी ज़रूरत आप महसूस कर रहे थे कि ये चेंज किया जाना चाहिए था, बदलाव ज़रूरी था? ये बात तो है कि जब इनका हम डेट ऑफ एनेक्टमेंट में देखते हैं तो करीबन 150, 200 साल पुराने एक्ट हैं ये। तो इतने टाइम्स के बाद ये ज़रूरी है कि सोशल चीज़ें जो हैं बदल जाती हैं, आदमी का सोचने का तरीका बदल जाता है, एविडेंसेस किस टाइप के होने चाहिए, ज़रूरतें बदल जाती हैं। तो ये तो फैक्ट था कि ज़रूरतें इसकी बहुत ज़्यादा, इसकी प्रॉपर ओवरहालिंग की ज़रूरत थी। और लेकिन हम पीस मील ज़रूर अमेंडमेंट्स के थ्रू हम इसमें करते रहे थे। जब रेप के केस हुए तो 2013 में अमेंडमेंट आ गया, 2018 में आ गया, डिजिटल में भी 2000 में आया, 2009 में भी आया, और भी बहुत सारे, इवन जो है CRPC को तो हमने पूरी तरह से बदल ही दिया था और इसमें भी बहुत सारे अमेंडमेंट्स आए थे। लेकिन उन सभी अमेंडमेंट्स के बावजूद भी हम वो जो जस्टिस डिलीवरी सिस्टम है उसको बहुत ज़्यादा हम एप्रिशिएट नहीं कर पा रहे थे। वही पूरा रोटन और पूरा वो जो पुराना जो सिस्टम था एविडेंस बेस्ड, जो मैकाले सिस्टम था, जो इंग्लिश बेस्ड सिस्टम था, वही चला आ रहा था। कुछ उसमें शब्दावली भी उसी टाइप की थी, जो जब भी हम पढ़ते थे तो वो चीज़ें आती थी, तो थोड़ा सा ऐसा लगता था कि अब भी हम किसी पुरानी एज के अंदर ही रह रहे हैं। तो उन शब्दावली को भी चेंज करना ज़रूरी था, एक माइंडसेट को चेंज करना ज़रूरी था, एक हमें ये भी फील कराना था कि ये एक्ट हमारे द्वारा, ये कोड या जो अधिनियम है या जो है संहिता है, वो हमारे द्वारा बनाए गए, हमारी पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए, हमारे अपने लोगों के लिए बनाए गए हैं। तो पनिशमेंट की जो कंसेप्ट थी उसको चेंज करके हम जस्टिस, एक अपना भारतीय जस्टिस सिस्टम जो है वो क्रिएट करना चाहते हैं। और उसके लिहाज से उसमें ज़रूरी है, एक अभी ये फर्स्ट स्टेप है जो हमने लिया है, अभी पार्लियामेंट ने लिया है। और मुझे लगता है कि जो भी अभी चेंजेस की गई हैं तो अब समय की डिमांड के हिसाब से काफ़ी ठीक हैं। हो सकता है कुछ ऐसी कमियां हैं, हो सकता है कुछ ऐसी गलतियां भी हो, लेकिन वो जैसे जैसे कोर्ट्स के अंदर जाएंगे तो उनका रेक्टिफिकेशन हो जाएगा टाइम के। लेकिन ये कई बहुत इम्पोर्टेंट ज़रूरत थी और वो टाइमली ली गई हैं। तो मुझे लगता है कि उस जो अब धीरे धीरे करके हम उस ब्रिटिश लेगेसी से बाहर आके एक इंडियनाइज सिस्टम में एंटर कर गए हैं। ये फर्स्ट स्टेप है, हो सकता है इसके बाद भी और
हमारा जूरिस्प्रूडेंस जो है अभी तक बेसिकली चेंज नहीं हुआ है कि उसमें एविडेंस जो है वो क्या एक्चुअल में क्या है और कैसे दी जाए। जैसे बाहर के देशों में कई बार जो है, हमारे यहाँ इंक्विजिटोरियल सिस्टम नहीं है, तो वो जज जो है अपनी तरफ से सुओ मोटो करके कुछ चीज़ें पूछे, तो वो थोड़ा सा हमें अगला स्टेप जो है उस जूरिस्प्रूडेंस के अंदर चेंजेस की अब आगे ज़रूरत पड़ सकती है। जी बिल्कुल राजेंद्र जी, तो आप जैसे कि कह रहे हैं कि फर्स्ट स्टेप है और आगे और भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। अंकित जी, आपको क्या लगता है कि ये जो कॉलोनियल एक लॉ था उससे ये बदलाव जो आया है, ये भी कहा जाता है कि जो पहले जो कॉलोनियल लॉज थे उन्होंने अपने हिसाब से, अपने लिए, अपनी ज़रूरतों के हिसाब से बनाए थे, वो हमारे लिए, हमारे फेवर में नहीं थे। क्या कहेंगे आप? अब दंड की नहीं, पनिशमेंट की नहीं, जस्टिस की बात, न्याय की बात की जा रही है। देखिए, एक ज़माने में भारत में काफ़ी विद्रोह होते थे अंग्रेज़ों के खिलाफ। 1857 में गदर हुआ, उससे पहले भी अदालतें थी, अंग्रेजी जज थे और लोग जेल भी जाते थे, जिसमें बल्ली मारा से मिर्ज़ा गालिब भी जेल गए थे। 1857 के बाद जब अंग्रेज इस देश से 4 महीने के लिए गायब थे, तो फिर जब वो वापस आए और 1861 में इंडियन पुलिस इम्प्लीमेंट की गई और उसके बाद फिर उन्हें लगा कि कोर्ट जो हैं अलग अलग हैं, तो हमें बंगाल में अलग, मद्रास में अलग, असम में अलग, यूपी में अलग, पंजाब में अलग, अलग अलग जो लोग ट्रांसफ़र होते हैं उन्हें कोड लाने की ज़रूरत है, तो एक कोड लाया गया। तो ये जो सिस्टम बनाया गया पूरा गदर के बाद, जब अंग्रेज दोबारा इस देश में आए, ये इम्प्लीमेंट करने के लिए, ये बताने के लिए कि हम यहाँ 1000 साल तक हैं और हम इन लोगों को ऐसा ट्रेन करेंगे कि ये हर चीज़ में कुछ भी तोड़ेंगे, कुछ भी, अगर आप जंगल से लकड़ी भी तोड़ते हैं तो उसके लिए भी आपको हम जेल भेज सकते हैं, आप कुछ भी करेंगे, यू आर सब्जेक्ट टू पेनलाइज। तो ये एक बड़ा ही प्रॉब्लमेटिक सीन था कि एक ऐसा सिस्टम बनाया गया जिसमें भारत के लोगों को भारत के अंदर दबाने का या मान लीजिए प्रताड़ित करने के लिए इस तरह का एक सिस्टम बनाया गया। यही सिस्टम उन्होंने और देशों में भी बनाए, आयरलैंड में भी बनाए, या बाकी जहाँ अंग्रेजों की कॉलोनी थी वहाँ बनाए गए। जहाँ गोरे लोग थे वहाँ ऐसा नहीं बनाया, लेकिन जहाँ गोरे लोग नहीं थे वहाँ बनाए गए। और 1947 में, जो कि 1945 में अनाउंस हुआ था, 47 में हमारा सत्ता का हस्तांतरण हुआ, हमें पूरी आज़ादी नहीं मिली। आप 1776 में जब अमेरिका ने इंग्लैंड से आज़ादी ली, उन्होंने अपना संविधान खुद लिखा और वो ऐसा लिखा कि वहाँ के लोगों के हित में हो। 1947 में जब हमें ये कोड मिला, इंडियन एविडेंस एक्ट या बाकी इंडियन पिनल कोड जो थे, ये वही चलते रहे और आज तक चलते रहे। अब इसमें देखिए क्या लिखा है कि जो क्वीन होगी उसके कोई उसने गजट पास किया हो, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जो क्वीन के प्रिंटर के द्वारा प्रिंट किया गया हो, कोई ऐसा एक्ट जो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास किया हो, उनका हमें कॉग्निजेंस लेना है। क्यों लेना है? 1943 के बाद भी लेना है। तो ये एक ऐसी चीज़ थी जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी ये बताने के लिए कि अब ये हमारा है। जैसा राजेंद्र ने बताया, ये भारत में एक ये इम्प्लीमेंट करने के लिए कि हमने बनाया है, ये कोई अंग्रेजों का दिया हुआ नहीं है। और भारत, अब तो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री ही भारतीय मूल का है, तो इंग्लैंड के पास तो ऐसे लोग ही नहीं हैं, या पहले भी ऐसा नहीं था कि उन्होंने ऐसा कुछ किया हो। ज़्यादातर लड़ाइयाँ भारत के लोगों ने ही आपस में लड़ी हैं, अंग्रेज तो सिर्फ बाद में जो जीत गया उससे हाथ मिला लेते थे। तो इस तरह का एक सिस्टम जो भारत में काफ़ी पहले बन जाना चाहिए था। और भारत में 150 साल के आसपास अंग्रेजों का राज्य रहा, जिसमें बहुत विद्रोह हुआ। ऐसा नहीं है कि अंग्रेजों ने पूरे भारत पर कब्जा कर लिया था। उसे बताने की जगह अगर हम अंग्रेजों के ही सिस्टम को आगे बढ़ाते रहते तो एक बड़ा ही गलत विचार होता। उसी को पूरी तरह से ख़त्म करने के लिए अब ये नया तरीके आए हैं, नए अधिनियम आए हैं और इनका बहुत ही स्वागत है। किस तरह से कितनी बड़ी ज़रूरत थी इस बदलाव की, जो कि अब किया गया है। थोड़ा समय लगा, लेकिन बदलाव का वेलकम सभी कर रहे हैं। यहाँ पर गौरव, आपसे, डॉक्टर गौरव, आपसे भी समझना चाहेंगे कि आपको ये क्या लगता है कि कितना बड़ा बदलाव ये जो हुआ है, इसकी कितनी बड़ी ज़रूरत थी। कॉलोनियल लॉज थे और जो तब जो लॉज बनाए गए थे वो बिल्कुल भी इंडियंस, अगर हम अपनी बात करें तो हमारे फेवर में नहीं थे। कितनी बड़ी ज़रूरत थी इसकी? नहीं, डेफिनेटली इसकी ज़रूरत थी। और जैसे अब हम एक इंडिपेंडेंट डेमोक्रेसी हैं, तो अगर हम आईपीसी की बात करें तो उसका नाम में ही था इंडियन पेनल कोड और अब है भारतीय न्याय संहिता। तो पेनल से मीन्स पनिशमेंट टू जस्टिस, देयर इज अ शिफ्ट फ्रॉम दंड टू न्याय। तो ये अप्रोच पूरा ही चेंज किया गया है। प्लस जैसे मेंशन किया अभी कि जितने भी कॉलोनियल रेफरेंसेस थे उन्हें हटा दिया गया है
और पूरे जो मतलब तीनों ही एक्ट को ओवरहॉल किया गया है, उसका रीस्ट्रक्चर किया गया है। जैसे भारतीय न्याय संहिता में कई नई ऑफेंसेस ऐड किए गए हैं, जैसे ऑर्गेनाइज क्राइम, साइबर टेररिज्म, स्नैचिंग, जो स्नैचिंग है वो भी एक न्यू ऐड किया गया, मॉब लिंचिंग। तो ये सारे नए तरीके के अपराध ऐड किए गए हैं। कई ज़्यादातर अपराध मतलब जो भी नए ऑफेंसेज हैं या ऑफेंसेज हैं उनके पनिशमेंट को और फाइन को इंक्रीज किया गया है। साथ ही जो BNSS है उसमें हमने टाइमलाइन फिक्स की गई हैं जो प्रोसीडिंग्स हैं या मतलब ट्रायल की, जिससे जो न्याय प्रणाली है हमारी वो और सुचारू रूप से उसमें गति आए और वो और ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल बने। और जो BSA है भारतीय ये साक्ष्य अधिनियम, उसमें भी जैसे जो पुरानी इररेलेवेंट टर्मिनोलॉजीज़ हैं, जैसे जो टेलीग्राफ मैसेजेस हैं, जो तार सिस्टम था या जो ज्यूरी सिस्टम था, उसके रेफरेंसेस हटा दिए गए हैं क्योंकि अब वो रेलिवेंट नहीं है। उसी के साथ जैसे हर चीज़ इलेक्ट्रॉनिक की बात करें तो अब हर चीज़ ऑनलाइन रूप में भी मान्य है। जैसे ऑनलाइन गज़ेट या ऑनलाइन बुक्स, फॉरेन की कोई पब्लिशर है या UN मतलब फॉरेन के देश का कानून है, अगर वो ऑनलाइन भी पब्लिश है तो वो भी इक्वली मान्य है। साथ ही सेक्शन 61 क्लियरली मेंशन करता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड है तो वो उतना ही मान्य और लीगली एनफोर्सेबल होगा जितना कि एक नॉर्मल एविडेंस होता है, अगर वो जेन्युइन है और अनडिस्प्यूटेड है तो। जी बिल्कुल। आपने बताया कि कितनी ज़रूरत थी इस बदलाव की जो कि किया गया है और पहला कदम है, अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। राजेंद्र जी, आपसे समझना चाहेंगे कि जो कॉलोनियल लॉज चल रहे थे, कहीं ना कहीं वो जो पुलिस महकमा या जो हमारे ऑफिसर्स थे उनको ये एहसास दिलाते थे कि वो अभी भी उसी एरा में हैं, कॉलोनियल एरा में ही हैं। मैं एक थोड़ा सा यहाँ पर ज़रूर ऐड करूँगा। जब मैं BNS को या BNSS या BSA तीनों को जब मैं माइन्यूटली देखता हूँ या पढ़ता हूँ तो मुझे थोड़ा सा ऐसा फील होता है कि इसमें पुलिस को जो है वो पावर्स जो हैं वो काफ़ी जो है इस बढ़ गई। चाहे वो ऑर्गेनाइज क्राइम हो, चाहे पैटे ऑर्गेनाइज क्राइम हो, जो टेररिज्म हो, चाहे और बहुत सारी कस्टडी की डिमांड हो, चाहे 3 साल की परमिशंस की बात हो, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी हो, या इसके अंदर भी BSA में भी कई चाहे हमारी सेक्शन 24 की वो है कोई जॉइंट स्टेटमेंट हो या एक्सपर्ट की ओपिनियन हो, तो ये एक कई बार क्या है एक कंट्राडिक्टरी है। जैसे कि जब पुलिस को ज़्यादा पावर्स दी जाती हैं तो हो सकता है कई बार उसको मिसयूज करने की चीज़ें जो हैं बढ़ जाती हैं। और इसका एक ही ये क्रिटिसिज्म मेरे ख्याल में हर जगह ये चलता है। हो सकता है कि इसमें अगर अब आगे वाले टाइम में मैं समझता हूँ कॉलोनियल माइंडसेट को तो बिल्कुल ज़रूर हटा दिया, लेकिन कॉलोनियल माइंडसेट भी मास्टर और सर्वेंट और एक तरह से पुलिस को बहुत ज़्यादा वहाँ पर पावर्स मिली हुई थी। अगर वो सेम पुलिस की पावर्स इन एक्ट के थ्रू यहाँ इंडियन पुलिस को मिलती हैं, इंटेंशन बहुत अच्छी है, वो इसलिए मिलती हैं कि बहुत सारे ऐसे क्राइम हैं जो नॉर्मल लॉ से जो हमारा है उससे नहीं रुकते, उसके लिए स्पेशल लॉज की ज़रूरत है। स्पेशल लॉज ऑलरेडी थे लेकिन उसको जनरल लॉज में डाल के एक नॉर्मल पुलिस ऑफिसर्स को ये पावर दी जा रही है कि कम से कम ये जो चारों तरफ ये जो क्राइम का रेट है जो बढ़ रहा है उसको कंट्रोल कर सके। ये इनिशियल स्टेज पे बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें चेक एंड बैलेंसेस की बहुत ज़रूरत है। और उसके लिए हो सकता है अभी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट और स्टेटरी जितने भी कोर्ट्स हैं, जब आगे ये लॉ जाएगा तो उस पर जहाँ जहाँ ऑब्जेक्शंस उठेंगे तो हो सकता है वो जो कहीं ऐसा लगता है कि वो चीज़ें ज़्यादा दी गई हैं तो हो सकता है उसमें कुछ सुधार होने की गुंजाइश हो। और ये फिर रियली एक बहुत ही अच्छे तरह से ये एक्ट जितने भी तीनों हमारे ये नए आए हैं तो बहुत अच्छे ढंग से चल सकते हैं। जैसे एक फॉर एग्जांपल देता हूँ, जैसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे जजमेंट दे रखे हैं, प्रेम शंकर शुक्ला का दे रखा है, और एक अपना और 2-3 एक मतलब हैंड कफिंग का था, लेग कफिंग का था, या जो आदमी बीमार है उस पर भी कफिंग, तो 2-3 जजमेंट बहुत अच्छे दिए थे। लेकिन अब इस एक्ट में क्या हो गया कि उसको हैंड कफिंग की जो पावर्स जो है वो काफ़ी मिल गई हैं, कई नॉर्मल केसेस के अंदर भी वो जो है पावर्स बढ़ गई है। तो वो एक जब तक आप एक्यूज कन्विक्टेड नहीं हैं, जब तक आप उस पर पूरी तरह से चार्जेस फ्रेम नहीं हो रहे हैं, तो वो एक कंसेप्ट जो है बहुत ज़्यादा हो सकता है आगे जाके वो उसमें कुछ चेंजेस आएँ। तो ऐसे कई प्रोविजंस हैं जो मैं समझता हूँ कि अगर उनको सही ढंग से डिफाइन किया जाएगा या उसको सही स्पिरिट में लिया जाएगा तो ये जो एक्ट जब अभी चेंजेस हुए हैं ये टोटली ब्रिटिश लेगेसी को ख़त्म कर देंगे। बस वही एक पॉइंट है जिसमें मुझे कई बार लगता है कि उसको ज़रूर जो है एक रिकन्सिडरेशन की ज़रूरत है। बिल्कुल, यहाँ पर ये पॉइंट रेज किया है राजेंद्र जी ने, यही कुछ अंकित जी भी कहने की कोशिश कर रहे थे। कितना इत्तेफाक आप रखते हैं अंकित जी राजेंद्र जी से?
मैं पूरी तरह सहमत हूँ। इसके अलावा देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जब कानून लिखा जाता है या कोई अधिनियम लिखा जाता है, तो उसमें जितने लोग हैं, 10-15 जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं, वो अपने अपने एक्सपीरियंस से या सोच से वो लिखते हैं। उसके अलावा भी जो एक्सटर्नल पार्टीज़ हैं, जैसे लॉ कमीशन है या बाकी लोग हैं, वो भी अपने एक्सपीरियंस से या जो सिनेरियो सोच के बता रहे हैं कि ऐसा भी हो सकता है, इसको भी अकोमोडेट कर लीजिए, उनका भी थोड़ा मानना चाहिए। और मुझे लगता है आने वाले समय में जैसे जैसे चीज़ें देखी जाएंगी कोर्ट में या सोसाइटी में, उसके अनुसार चीज़ों को थोड़ा और ऐड किया जाएगा, क्योंकि आप जैसा बना देंगे वैसा ही हमेशा चलेगा। इसमें बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सीन हो जाता है। ऐसा 4 आदमी ने कमरे में बैठ के कुछ लिख दिया तो ये ऐसा हो जाएगा कि एक आदमी ने लाइन खींच दी और नदी के किनारे बंटवारा हो गया, तो वो ग्राउंड की सिचुएशन बड़ी अलग होती है। तो जब आप ग्राउंड पे जाके देखते हैं तो वो चीज़ें पॉसिबल ही नहीं होती हैं जो किताब में लिखी हैं। तो समय के अनुसार उन चीज़ों को बदलना चाहिए। और मेरा मानना है, जो बाकी एक्सटर्नल पार्टीज़ ने भी दिए हैं, कि इसमें काफ़ी अमेंडमेंट होंगे समय के अनुसार, और अच्छा अधिनियम है और जो सोसाइटी के हित में हो और जो सभी को सम्मान दे। जब तक कि वो कन्विक्टेड ना हो, जे उसे कोई सज़ा ना सुनाया जाए, तब तक सभी को सम्मान दिया जाना चाहिए। और काफ़ी अच्छा रहेगा अगर एक्सटर्नल पार्टीज़ की भी बात भी सुनी जाए, जो बाकी लोगों ने रिकमेंडेशन ऑलरेडी दे चुके हैं। जी बिल्कुल। डॉक्टर गौरव, आपको क्या लगता है, जो पॉइंट रेज किया है राजेंद्र जी ने, उससे आप कैसे देखते हैं? मैं सर से बिल्कुल सहमत हूँ। जैसा कि चाहे पुलिस की पावर हो या डिस्क्रिशन, कहीं भी हो, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन इज़ ऑलवेज, मतलब ये दो धारी तलवार है, तो उसका हमेशा मिसयूज़ होने का चांसेस रहता है। उसी तरह अगर हम इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, क्योंकि आजकल इनएविटेबल है, हर केस में आ ही रहा है, तो ये भी बहुत चांसेस हैं उसके हैम्परिंग, मैनिपुलेशन, फेक। आज डीप फेक से और एआई से आप किसी की भी वीडियो बना सकते हैं, इमेज बना सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि उसकी ऑथेंटिसिटी या जेन्युइननेस को, क्रेडिबिलिटी को चेक किया जाए। और जैसा कि अभी ये तीनों एक्ट हैं जो अभी बहुत इनिशियल स्टेज में हैं, तो जैसा कि अभी ये जब लागू होंगे या मतलब और टाइम लगेगा, तो हो सकता है ये कुछ प्रोविज़न चैलेंज भी किए जाएं कोर्ट्स में। और इसका एक एग्जांपल भी है कि अभी भी जो एक प्रोविज़न है एक्सीडेंट बाय रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट, उसे होल्ड पे रखा गया है, क्योंकि ऑलरेडी उसमें बहुत ट्रक ड्राइवर्स की प्रोटेस्ट हुआ था। और क्योंकि वो उससे जिसमें ये प्रोविज़न है कि अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उन्हें वहाँ पुलिस अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म किए बिना वहाँ से नहीं जाना है। तो उसमें, और डॉक्टर्स का मेडिकल नेग्लिजेंस भी सेकंड पार्ट में इंक्लूड किया गया, तो उसे अभी होल्ड पे रखा गया है, क्योंकि उसके काफ़ी प्रोटेस्ट फेस करना पड़ा था गवर्नमेंट को। तो उसी तरह अभी हम आगे देखेंगे कि इनका भविष्य क्या रहता है। जी बिल्कुल। हम तो नए बदलाव हैं और कुछ अभी फर्स्ट स्टेप है, जैसे कि राजेंद्र जी ने कहा था, और काफ़ी कुछ किया जा रहा बाकी है। यहाँ पर राजेंद्र जी, आपसे समझना चाहेंगे, हम आम आदमी के लिए आप इसको कैसे समझाना चाहेंगे, उनके लिए क्या टेक अवे है, और किस तरह की अवेयरनेस, किस तरह के कोऑपरेशन की, किस तरह का फ़ायदा उनको हो सकता है? नहीं, ये बात तो है कि तीनों कानून में जो है पब्लिक सेंट्रिक अप्रोच है, इसमें कोई दो राय नहीं। वो घर बैठे अब जो है, जो फैसिलिटीज़ उनको दी जा रही है, चाहे वो EFIR के थ्रू है, चाहे 0 FIR है, चाहे उसकी मतलब चाहे कोर्ट के अंदर उसका ट्रायल के टाइम पे उसकी एविडेंस है, या उसके और भी काफ़ी राइट्स जो हैं उसको बढ़ाए गए हैं, चाहे कॉपी ऑफ FIR देनी है, या वो 90 डेज़ के अंदर उसको इन्फॉर्मेशन उसको अब कंपलसरी मैंडेटरी देगा IO, उसका मेडिकल जो ट्रीटमेंट है रेप विक्टिम का, वो विदिन 7 डेज़ उसकी रिपोर्ट आ जाएगी। एक टाइमलाइन डिसाइड की है सारे केसेस के अंदर कि बहुत लंबी डिलेड जो है वो प्रक्रिया ना हो, और हर चीज़ का एक टाइम फिक्स कर दिया है, चाहे फ्रेमिंग ऑफ चार्ज हो, चाहे ट्रायल हो, चाहे प्रोनाउंस ऑफ जजमेंट हो। और तो ये सारे के सारे पब्लिक सेंट्रिक अप्रोच हैं, जिसके अंदर कि पब्लिक को डायरेक्टली इसको फ़ायदा मिलेगा। अब कहीं भी आदमी अपने घर पे बैठ के, चाहे वो इंसिडेंट कहीं भी हुआ हो, तो वो रिपोर्ट कर सकता है। और ये एक बहुत बड़ी फैसिलिटी है, अगर वो रिपोर्ट कर देता है, पुलिस के अंदर नहीं जाना पड़ता, पुलिस स्टेशन में नहीं जाना पड़ेगा उसको, पुलिस उसके पास आ रही है, उसकी बातें को सुना जा रहा है, एविडेंस कलेक्ट करने का तरीका बदल गया है। तो जो हरासमेंट या जो चीज़ें थी वो उसमें काफ़ी उसका रिड्यूस होगा। तो मैं समझता हूँ कि ये बेसिकली खासकर BNSS में जो प्रोविज़न्स लाए गए हैं वो बहुत अच्छे प्रोविज़न्स हैं, वो पब्लिक सेंट्रिक है। और ये जब इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड हमारा अगर
अगर एविडेंस सिस्टम हो जाएगा तो उसका अल्टीमेटली बेनिफिट जो है पब्लिक को ही मिलेगा। गलत आदमी बहुत ज़्यादा सफ़र नहीं कर पाएगा और जो एक्यूज है वो छूट नहीं पाएगा और विक्टिम को उससे अल्टीमेटली रिलीफ मिलेगा। और एक पुलिस के लिए भी फ़ायदा है कि पुलिस को अभी तक क्या समझा जाता है कि वी आर द एजेंट ऑफ ईदर ऑफ द कंप्लेनेंट विक्टिम, और जो है हम एक्यूज के लिए बोलते हैं। तो बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूँ कि वी आर नॉट एजेंट ऑफ एनीवन, वी आर जस्ट एन ऑफिसर हु इज़ कलेक्टिंग फैक्ट्स। हम कोई अपनी ओपिनियन उसमें ऐड नहीं कर रहे, हम जस्ट फैक्ट्स कलेक्ट कर रहे हैं। तो ये जो चेंजेस आई हैं वो हमें ये एम्पावर करती हैं कि हम अपने फैक्ट्स जो है ग्राउंड पे उनको कलेक्ट करें और कोर्ट के सामने प्रेजेंट करें। हमारा अपना मिनिमम इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा इन नए कानूनों की वजह से, तो उसका अल्टीमेटली इनडायरेक्टली फ़ायदा पुलिस ऑफिसर्स को मिलेगा। उस पर जो एलिगेशन काउंटर एलिगेशन लगते रहते हैं उनमें कमी आएगी। जी बिल्कुल। अंकित जी, आपसे चाहेंगे कंक्लूडिंग रिमार्क। यहाँ हम बात कर रहे हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम की, आपका कंक्लूडिंग रिमार्क। मैं नए तीनों नए अधिनियम का स्वागत करता हूं। इसके साथ साथ जो हमारे नए प्रोविज़न हुए हैं, खासकर इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स एंड एविडेंस, वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन इसके लिए सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर भी ऐड करे कोर्ट्स में। जैसे अभी राजन जी ने बताया कि उसमें टाइमलाइन भी है। टाइमलाइन दोनों तरह से देखी जा सकती है। एक, कुछ चीज़ें जानबूझकर डिले भी की जाती हैं। दूसरी, अगर सब जगह अच्छी मानसिकता है, अच्छी विलिंग है, तो एक एक आदमी के पास इतना वर्कलोड है कुछ जगह पर, खासकर लेबोरेटरीज में, कि आदमी चाहे तब भी उसका काम डिले हो जाता है। तो एक केस को प्रायोरिटाइज करेगा तो दूसरा उसका डिले हो जाएगा। तो हर जगह स्टाफ भी थोड़ा बढ़ाए, लोगों को ट्रेन करे, खासकर साइबर फॉरेंसिक्स में एंड नेचुरल, जिसको हम बायो फॉरेंसिक्स बोलते हैं। और इसके साथ साथ थोड़ा ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की जाए जो लॉ इन्फोर्समेंट में लोग हैं, ताकि चीज़ों को समझा जा सके कि जो चेंजेस हुए हैं वो सिर्फ किताब से निकल के जन सामान्य तक पहुँचे और उनको समझ में आए कि क्या हो चुका है। जो अभी तक एविडेंस माने ही नहीं जाते थे, लोगों को पता ही नहीं था कि ये एक्सेप्ट हो जाएगा, अगर वो भी अब एक्सेप्ट हो रहा है तो जनता भी अपने द्वारा काफ़ी एविडेंस अब कोर्ट में ला सकती है और एक थर्ड पार्टी भी एविडेंस भेज सकती है, जो भी अगर एडमिसिबल होगा तो उससे भी कोर्ट केस में काफ़ी हेल्प मिलेगी। बिल्कुल। डॉक्टर गौरव, आप क्या कंक्लूडिंग रिमार्क देना चाहेंगे? हम बात कर रहे हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम की। तीनों ही नए क्रिमिनल लॉज हैं, दे आर अ वेलकम स्टेप। हालांकि कई लोग ये भी कहना है कि दिस इज़ अ ओल्ड वाइन इन अ न्यू बॉटल, बट ऐसा नहीं है। जैसा कि नए भी भारतीय न्याय संहिता में नए ऑफेंसेस ऐड किए गए हैं, तो अब जैसे स्नैचिंग है, क्योंकि स्नैचिंग बहुत कॉमन था लेकिन उसके लिए एक डिफरेंट सेक्शन नहीं था, तो वो, और मॉब लिंचिंग, तो अब ये डिफरेंट सेक्शन है उनके लिए और उसके लिए प्रिस्क्राइब पनिशमेंट है, तो उससे भी मतलब जनता को रिलीफ मिलेगा। BNSS में अगर देखें जो टाइमलाइन फिक्स की गई है, तो उससे जस्टिस का जो टाइम है वो स्पीडी होगा और उन्हें न्याय जल्दी मिल पाएगा। उसके अलावा विक्टिम कंपनसेशन या जो विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम है वो भी इंट्रोड्यूस की गई हैं। और भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो एविडेंस, जो हर केस का की जो मुख्य आधार है उसके बेस पे ही आप केस जीतते हैं या हारते हैं, तो जो साक्ष्य है वो इलेक्ट्रॉनिक रूप में अब इजीली पेश किया जा सकता है, वो मान्य है, एडमिसिबल है, अगर आप उसकी जो कंडीशंस है, सर्टिफिकेट की जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो पूरी करते हैं, तो ओवरऑल तो ये आपको जस्टिस दिलाने में हेल्प करेगा जनता को। जी बिल्कुल। राजेंद्र जी, प्रोफेसर अंकित, डॉक्टर गौरव, आपने वक्त निकाला और इतनी अहम जानकारी हमें भारतीय साक्ष्य अधिनियम से जुड़ी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज हम बात कर रहे थे भारतीय साक्ष्य अधिनियम की, और जैसा कि हमारे तीनों गेस्ट मौजूद थे और वेलकम किया है, फर्स्ट स्टेप है, अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। अब डिजिटल रिकॉर्ड्स और एविडेंसेस को भी इंक्लूड किया गया है और ये सब किया जा रहा है आम आदमी की कन्वीनियंस के लिए, जल्दी जल्दी फैसले आएँ और सहूलियत हो जाए लोगों को, इसीलिए तमाम चेंजेस किए गए हैं और इसका स्वागत किया जा रहा है। आज की हमारी इस खास पेशकश में फ़िलहाल इतना ही। आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा, आप भी अपनी राय दे सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है ddurduspecials@gmail.com। इसी के साथ हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।